चलिए आइए सुकेश जी. So good evening to all of you. Now we are going to start with the subject of income tax for the first time. आपके ज़िंदगी का इनकम टैक्स का पहला लेक्चर, लेकिन इनकम टैक्स हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है. एटलीस्ट कोई भी जब कहता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो लोग ऐसा समझते हैं कि उसको इनकम टैक्स पूरा समझ में आता है. सचमुच में समझ में आता है कि नहीं आता है अलग बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशन रहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है मतलब अपने को इनकम टैक्स का पूरा कंसल्टेशन ठीक से दे सकेगा. तो जिस तरह से किसी डॉक्टर के पास आप जाओगे और डॉक्टर को बोलोगे डॉक्टर मेरा पेट दुख रहा है, डॉक्टर बोलता नहीं मैंने पेट का पॉइंट एग्जाम के टाइम ऑप्शन में डाल के रखा था तो सॉरी यार मुझे नहीं मालूम क्या करना है क्या करके, तो उस डॉक्टर के पास आप कभी जाओगे नहीं. कोई डॉक्टर है ऑपरेशन थिएटर में चला गया है, पेट काट के हो गया और बाद में बोलता है सिलाने के टाइम में लेक्चर को एब्सेंट था, तो इन दैट केस वो डॉक्टर के पास हम कभी भी जाने वाले नहीं बाद में. अभी जिसका पेट फट गया वो तो गया ही गया, बट बाकी के लोग भी बोलेंगे यार इसके पास जाने का नहीं है. दैट्स द सेम थिंग विथ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो ये सब्जेक्ट शायद किसी को अच्छा लगेगा, शायद किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये अपने को पूरा समझ के लेना ज़रूरी है. टैक्स का अकाउंट्स के साथ काफ़ी बड़ा संबंध है, क्योंकि टैक्स इज गोइंग टू बी अ ट्रांजैक्शन. तो जब आप टैक्स पे करोगे तो उसका एंट्री करना पड़ता है, जब आप टैक्स को प्रोवाइड करोगे उसका एंट्री करना पड़ता है. और आप जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, जिस तरह से अलग अलग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, उसकी वजह से शायद आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस थोड़ा चेंज भी हो सकता है, उसकी वजह से आपका टैक्स का अमाउंट भी शायद थोड़ा चेंज हो सकता है. आप जिस तरह से अलग अलग ट्रांजैक्शंस करोगे, आप सिस्टम डिजाइन करोगे अपने कंपनी में कि भैया मैं अपने कंपनी में लोगों के ऐसे पैसा लेता हूं तो कैसे लेता हूं, कैश में लेता हूं, जस्ट एग्जाम्पल. तो इन दैट केस ऑटोमेटिकली मेरा टैक्स कैलकुलेशन करने का तरीका चेंज हो जाएगा. शायद मैं मेरे स्टाफ को पेमेंट करता हूं, कैसे पेमेंट करता हूं, सैलरी का पेमेंट करता हूं, कैसे करता हूं, कैश में पेमेंट करता हूं, तो शायद मेरा टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो जाएगा. मैं रॉ मटेरियल को परचेस करता हूं, उसके लिए पेमेंट कैश में करता हूं, मेरा टैक्स का कैलकुलेशन करने का तरीका चेंज हो जाएगा. मतलब इनकम टैक्स इज नॉट ओनली गोइंग टू कंट्रोल योर अकाउंटिंग एंट्रीज, बट इट इज ऑल्सो गोइंग टू कंट्रोल हाउ यू डू द ट्रांजैक्शंस. अगर तुम बोलोगे नहीं मैं सारा का सारा पेमेंट क्रॉस चेक से लेता हूं, बेरर चेक से भी नहीं लेता हूं, या फिर मैं सारा का सारा पेमेंट भीम यूपीआई ऐसा कुछ ऐप से लेता हूं, या फिर एनईएफटी आरटीजीएस ऐसा ही पेमेंट करता हूं, करवा के लेता हूं, तो इनकम टैक्स आपको शायद अलग तरीके से कैलकुलेट करने का तरीका बता देगा. सो इनकम टैक्स पढ़ने का क्यों है, क्योंकि मुझे आगे चल के इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करने का है. यह अकेला कारण इनकम टैक्स पढ़ने का कारण नहीं है. शायद आपको आगे जाके इनकम टैक्स का प्रैक्टिस करने का है भी नहीं. शायद आपको जीएसटी अच्छा लगा, आप जीएसटी में पढ़ाई करोगे और आगे जाओगे, चलेगा, दैट्स ओके, बट आपको इनकम टैक्स पता रहना जरूरी है. आपको अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट जो मैं ही सिखाने वाला हूं ग्रुप 2 का, उसमें आपको कंपनी को डिसीजंस लेके देने का है कि बाबा एक पर्टिकुलर नया प्लांट चालू करे कि ना करे, नया लोकेशन पे फैक्ट्री चालू करे कि ना करे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करे कि ना करे, कोई एक पर्टिकुलर टाइप का एसेट परचेस करे कि ना करे, कि लीज पे ले ले कि भाड़े पे ले ले. ये अलग अलग जो डिसीजंस है उसके अंदर भी टैक्स इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो चलो आपको जीएसटी में भी काम नहीं करना है, आपको अकाउंट्स में काम नहीं करना है, आपको फाइनेंशियल मैनेजर करके काम करने को अच्छा लगता है, सर मुझे वो बहुत अच्छा लगता है सब्जेक्ट, मैं उसमें काम करूंगा, तो भी आपको टैक्स समझ के लेना जरूरी है. और तुम बोलोगे सर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं जाऊंगा, मैं तो ऑडिटिंग का काम करूंगा, झंझट नहीं चाहिए अपने को, बस ऑडिटिंग का काम करूंगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का मतलब ये है कि हम लोग ऑडिटर है. तो इन दैट केस सर मैं ऑडिटिंग के हिसाब से काम करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है अच्छी बात है, आप ऑडिटिंग के हिसाब से काम करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो अगर अच्छा ऑडिटर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले फिर से एक बार टैक्स समझ के लेना पड़ेगा. क्योंकि टैक्सेशन का एंट्री वो लोग करेंगे, टैक्सेशन का वर्किंग वो उस तरह से करेंगे, तो वहाँ पे फिर से बार आपको देखना पड़ेगा कि आप सचमुच में बराबर से वर्किंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपने जिस बिजनेस का आप ऑडिट कर रहे हो उसने उसका अकाउंटिंग एंट्रीज बराबर से किया है कि नहीं किया. इसका मतलब टैक्स से छुटकारा है नहीं. तो ये ऐसी चीज़ है कि जो आपको हर जगह पे, हर मोड़ पे, हर सब्जेक्ट में मिलने वाली है. इनफैक्ट मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि दोनों ग्रुप का पढ़ाई साथ में क्यों करने का, क्योंकि देयर इज अ लिंक. यहाँ पे इनकम टैक्स है, वहाँ पे ऑडिट है, यहाँ पे इनकम टैक्स है, वहाँ पे एफएम है. अगर दोनों साथ में पढ़ोगे तो लिंक जल्दी से क्रिएट होता है, समझने को जल्दी आसान हो जाता है. नहीं तो एक अभी पढ़ा एक बाद में पढ़ा तो देन शायद उसका लिंक टूट जाता है. सो यू हैव एनीवे टेकन अ गुड डिसीजन दैट यू आर स्टडिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर, दैट्स अ गुड थिंग. लेट अस नाउ गो अहेड विद द सब्जेक्ट ऑफ टैक्स. काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, 100 मार्क का सब्जेक्ट है एक्चुअली स्पीकिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. लास्ट ईयर तक, मतलब नया सिलेबस आने के पहले तक, अभी तुम्हारा सेकंड बैच है नए सिलेबस का, बट
ओल्ड सिलेबस के हिसाब से 60 मार्क का इनकम टैक्स था और 40 मार्क का जीएसटी था। बट नया सिलेबस आ गया, पहला बैच मेरा खत्म हो गया, उसके अंदर 50 मार्क का इनकम टैक्स है और 50 मार्क का जीएसटी है। तो मुझे लगा चलो अच्छा यार 10 मार्क का सिलेबस कम कर दिया, इसका मतलब शायद थोड़ा कम सिखाना पड़ेगा। बट अपनी इंस्टीट्यूट काफ़ी खतरनाक है। इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, मार्क्स कम कर दिया बट सिलेबस उतना ही रखा हुआ, और जीएसटी में मार्क्स बढ़ा दिया और सिलेबस बढ़ा दिया है। मतलब इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक देन यू विल कम टू नो दैट पहले 100 मार्क के लिए जितना पढ़ाई करना पड़ता था उसके मुकाबले ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। और इनकम टैक्स अभी अनइकोनॉमिकल हो गया है। जितना पेजेस अपने को इनकम टैक्स का पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स और जीएसटी का सब मिला के लगभग 911 पेजेस पढ़ना पड़ता है इनकम टैक्स और जीएसटी का। स्टडी मटेरियल आप देखोगे, अभी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इंस्टीट्यूट कभी कभी कुछ नया पॉइंट डालेगी, कुछ पुराना पॉइंट हटा देगी, कुछ सेक्शन चेंज हो गया तो उसकी वजह से, बट 911 के आसपास पेजेस है 100 मार्क के लिए। और सेम इज द केस विद अकाउंट्स ऑल्सो। तो साइली मैडम का अकाउंट्स और मेरा और वैभव सर का जीएसटी मिला के आपको लगभग 1800 के ऊपर पेजेस पढ़ने के हैं। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। और 1800 पेजेस पढ़ के मिलेगा कितना, 200 मार्क। और कॉर्पोरेट लॉ नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी कम है, तो वो इकोनॉमिकल बन जाता है। तो सीए का पढ़ाई बच्चा लोगों को डर लगता है, उसका कारण क्या है, ऐसा बड़ा वॉल्यूम है, इतना पढ़ूँ कैसे, इतना याद रखूँ कैसे, ऐसा टेंशन आता है। लेकिन मैं तुमको अलग अलग टेक्निक सिखाऊंगा तो वो समझ में आ जाएगा कैसे करते कैसे नहीं करते, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम को देख के डरो मत। इट इज़ नॉट लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, बहुत लंबा भी है, ऊंचा भी है और डिफिकल्ट भी है। नहीं, हाँ ऊंचा है बट डिफिकल्ट नहीं है। देयर आर लिंक्स एंड इफ यू नो विच लिंक इज लिंक टू विच पर्टिकुलर थिंग तो इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, अभी यहाँ पे देखो मैं पहला यूनिट कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये मॉड्यूल 1 है तुम्हारा। मॉड्यूल 1 के अंदर का ये पहला पॉइंट है वो 12 पेजेस का है, दूसरा पॉइंट 104 पेजेस का, तीसरा पॉइंट है वो 44 पेजेस का है। पहले मैं सिर्फ ये 104 पेजेस का जो पॉइंट है उसके बारे में बात करूंगा। पहला वाला जो है ओवरव्यू 12 पेजेस का जो है वो आराम से बाद में पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बर्ड्स आई व्यू जैसा है वो डायरेक्टली वहाँ से पढ़ना चालू करोगे। टैक्स का इतना बड़ा डर लगेगा मन में कि बस अब मैं सीए ही छोड़ देता हूँ, भाग जाएगा बच्चा। इंस्टीट्यूट को अच्छा लगता है बच्चों को थोड़ा डराने को, मतलब जो सचमुच में ताकतवर बच्चे वही टिकेंगे, सटर फटर बच्चे खाली फुकट इंस्टीट्यूट में नहीं आएंगे, ऐसा इंस्टीट्यूट कंसिडर करती है। तो उसको अभी नहीं देखेंगे हम लोग, पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को देख लेते हैं, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस को देख लेते हैं। आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे यार सर इतना डिफिकल्ट नहीं है, मुझे समझ में आता है क्या करना है करके। देन वी विल गो फॉर ओवरव्यू। इनफैक्ट ओवरव्यू इज ऑलवेज रिकॉर्ड टू बी डन बाय द स्टूडेंट्स। बाबा मुझे ये चैप्टर में जो सिखा है वो समझा कि नहीं समझा, अभी ये तुम आराम से खुद ब खुद देख सकते हो। तो मेरा पॉइंट है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या है, ये चैप्टर में आप डायरेक्टली इनकम टैक्स कैलकुलेट करने को नहीं सीखोगे, थोड़ा थोड़ा सीखोगे, थोड़ा थोड़ा। बट इसके अंदर बहुत सारा चीज़ ऐसा रहेगा कि जो एक मेरे ख्याल से क्या है लॉन्ग शॉट है, ऐसा सोचो, पूरा पिक्चर एक साथ ही दिखा रहे हैं और बाद में फिर जूम इन करते जाएंगे हम लोग एक एक पॉइंट के ऊपर। बाबा चलो अभी सैलरी सीखने का है, हाउस प्रॉपर्टी सीखने का है, पीजीबीपी सीखने का है, इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन सीखने का है, कैपिटल गेन सीखने का है। ऐसे एक एक चीज़ को हम बाद में डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे। So this is telling you about the most important concept which you should remember when you are studying income tax. जैसे अकाउंट्स में अगर अपने को कंसेप्ट सीखने का है तो क्या बोलते हैं सबसे पहले कि अकाउंट का मतलब क्या है वो समझो, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है वो समझो, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है वो समझो। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है आपका, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या फिर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है आपका, पहले अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स बनेगा, एग्जाम्पल रिसीट और पेमेंट वाउचर, नहीं तो चेक वगैरह वगैरह, चेक के पीछे का काउंटर फॉइल, पेन स्लिप का काउंटर फॉइल, वो सब चीज़ें बनते जाएगा। वो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट तुम्हारे बन गया, रिसीट बन गया, पेमेंट वाउचर बन गया, जर्नल वाउचर बन गया वगैरह वगैरह। वो बनने के बाद किसके पास जाएगा, अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट क्या करेगा बाद में, फिर वहाँ पे एक तो जर्नल एंट्री करेगा जर्नल प्रॉपर में, नहीं तो सब्सिडरी बुक में एंट्री करेगा। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स रहेगा तो सब्सिडरी बुक्स में जाएगा, और अगर नॉर्मल ट्रांजैक्शन रहेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है लेकिन गुड्स का ट्रांजैक्शन नहीं है तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा, और कैश ट्रांजैक्शन रहेगा तो कैश बुक में जाएगा। वहाँ से लेजर में पोस्टिंग करेगा, बाद में लेजर का टोटलिंग करेगा, बैलेंसिंग करेगा, बैलेंसिंग करके ट्रायल बैलेंस बनाएगा, ट्रायल बैलेंस बना के बाद में फाइनल अकाउंट्स बनाएगा। ये क्या हो गया, तुम्हारा अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया। फिर बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट समझ के ले लो, बाबा तुम्हारा कौन सा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, फिर कॉस्ट कंसेप्ट है, कॉस्ट अटैच कंसेप्ट है, ऐसा अलग अलग कंसेप्ट आते जाएगा। फिर कुछ कन्वेंशन सीख लोगे आप लोग, कंजर्वेटिज्म, ऑलवेज एंटिसिपेट योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नेवर एंटिसिपेट योर इनकम्स एंड गेन्स, ऐसा अलग अलग चीज़ें आएगा, वो भी सब समझ लो ठीक से। वो सब होने के बाद में फिर अलग अलग चीज़ें, फिर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसके रूल्स क्या है। जब तक ये नहीं समझेगा तब तक हमको आगे जाने को नहीं होता। तो पूरा 11 भी सिर्फ इसके ऊपर ही है, बुक कीपिंग।
और 11वीं का लास्ट का 2 टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होने के बाद फाइनल अकाउंट्स एंड सिंगल एंट्री, वो तुम्हारा एक्चुअल अकाउंटेंसी है। उसके पहले तो सब बुक कीपिंग चालू है कि बुक्स कैसे लिखने का रहता है। तो जो 11वीं में सीखते हैं तुम लोग अकाउंट्स के लिए, वो मैं यहां पे सिखा रहा हूं इनकम टैक्स के लिए बेसिक कंसेप्ट्स। अब यहाँ पे मुझे पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट फिर से दिखने वाले नहीं है, यहाँ पे मुझे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स दिखने वाले नहीं है, बल्कि जिस तरह से वो चीज़ें नहीं मालूम रहेगा तो अकाउंट समझ में नहीं आता है, उस तरह से बेसिक कंसेप्ट मालूम नहीं रहेगा तो इनकम टैक्स समझ में नहीं आता है। तो इसको ओवरराइड करके डायरेक्टली जब मारता हूँ सैलरी चालू करता हूँ, नहीं, मेरा मन शांत हो जाएगा मैं सिखाया करके, तुमको कुछ समझेगा नहीं, तुम बोलोगे यार बाउंसर जा रहा है। तो अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ तो शायद ऐसा लगेगा कि सर थोड़ा बोरिंग लग रहा है मुझे, इसका आगे चल के क्या फ़ायदा होगा समझ में नहीं आ रहा है मुझे, टेंशन मत लो। ऐसा समझो कि हम लोग क्रिस्टोफर नोलन का कोई तो डिफिकल्ट पिक्चर देख रहे हैं शुरुआत में, तो पहले क्या चलो है क्या चलो है क्या चलो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में एक बार पूरा पिक्चर देखेगा तो अच्छा ये ऐसा लिंक था क्या, ऐसा करके समझ में आ जाएगा। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। बट अभी से सब चीज़ों का इमीडिएट मतलब समझ में आना चाहिए, इसका मकसद क्या हुआ समझ में आना चाहिए, इसका फायदा क्या होगा समझ में आना चाहिए। ऐसी मन में इच्छाएं मत रखो, वरना इनकम टैक्स शायद अननेसेसरी तुम उसके साथ झगड़ा चालू करोगे। झगड़ा करने का नहीं, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, मजा आएगा। सबसे पहले मुझे सोचने का है कि इनकम टैक्स में ये कौन सा टाइप का टैक्स है और टैक्स का मतलब क्या होता है, पहले वो सीख के लेने का। आपने पहला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा आपने को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। द सिंपल आंसर इंस्टीट्यूट ने जो दिया वो अलग आंसर है, बट सिंपल आंसर टू अंडरस्टैंड इज टैक्स इज द चार्ज और द फीस विच यू पे फॉर लिविंग इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। हम किसी सिविलाइज सोसाइटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए अपने को कुछ फीस पेमेंट करना पड़ता है। ऐसा सोचो, जिस तरह से हम ट्रेन से जाएंगे अपने को ट्रेन का टिकट निकालना पड़ता है, जिस तरह से हम लोग कौन सा अपना इमेजी का जो भी कुछ है खोपोली में वहाँ पे जाते उसका टिकट निकालना पड़ता है, मेट्रो से जाओगे मेट्रो का टिकट निकालना पड़ता है, उसकी जो फैसिलिटीज़ है वो फैसिलिटीज़ यूज़ करने के लिए अपने को उसका पेमेंट करना पड़ता है। वैसे एक सिविलाइज सोसाइटी है, उस सिविलाइज सोसाइटी का अपने को फायदा क्या मिल जाता है, बाबा उनका आर्मी नेवी एयरफोर्स रेडी है, तो बॉर्डर्स का रक्षण करने के लिए सैनिक वहाँ पर तैयार है और गोली खाने को तैयार है। जस्ट इमेजिन, उनको पूरा गारंटी है कि अपने को पेमेंट हर महीने में मिलने वाला है, और अगर सब वो शहीद हो गए तो इन दैट केस अपने फैमिली मेंबर का भी ख्याल रखने वाले हैं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं। और वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी सीमाओं का रक्षण करते हैं, अपने आप को बराबर से मेंटेन करके रखते हैं। तो चलो वो भी मिल गया अपने को, फिर अपने को पुलिस फोर्स मिल गई, वो तो सीमाओं का रक्षण हो रहा है। सीमाओं के अंदर क्या, बॉर्डर के अंदर क्या, तो पुलिस फोर्स है, ट्रैफिक के रूल्स है, रास्ते बराबर से बनाए जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चला रहा है, गवर्नमेंट स्कूल चला रहा है। मतलब मेरे जैसा पर्सन जिसको अगर पूना में खुद का क्लासेस चालू करना है तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि अरे यार लेकिन एजुकेटेड लोग कहाँ से मिलेंगे सिखाने के लिए। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। और जो मिलेंगे वो लोग सचमुच में नॉलेजेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो बोलता है मैं एसएससी पास है, सपोज मैं बोलता हूँ कि चलो यार सिखाने के लिए नहीं चाहिए, ऑफिस चलाने को चाहिए अपने को, बोल रहा है कि मैं बीकॉम पास हूँ। अरे क्या गारंटी बाबा बीकॉम सचमुच उसको नॉलेज है कि नहीं करके। तो देयर आर सिस्टम्स, क्या वो पुणे यूनिवर्सिटी का आदमी है या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी का आदमी है तो मुझे पता है कि बाबा सब यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने वाला एक यूजीसी नाम का सिस्टम बनाया हुआ है, और जो सिलेबस को कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से हर एक यूनिवर्सिटी किस तरह से पेपर सेट करेगी क्या नहीं करेगी और किस तरह से उसका ग्रेडिंग होगा उसका भी सिस्टम बनाया हुआ है। दैट मीन्स आई कैन ट्रस्ट, आई नीड नॉट हैव टू अगेन ट्रेन एवरीबडी फॉर एवरीथिंग। मतलब मुझे आर्मी नेवी एयरफोर्स का चिंता करने का जरूरत नहीं है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे होगा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे शॉप्स जो मुझे मिल रहा है, ऑफिस मिल रहा है, ये अनधिकृत है कि अनधिकृत नहीं है, बिल्डर ने मुझे शेंटी लगाया कि नहीं लगाया, इसके बारे में मुझे चिंता करने का जरूरत नहीं है। सिस्टम्स आर इन प्लेस। मुझे मेरे स्टाफ को हायर करने का उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट बराबर है, तो इन दैट केस आई कैन वेरी इजीली कंसिडर कि ये सब बराबर चल रहा है। ये सब किधर से आया, मतलब दिस इज अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड दिस स्ट्रक्चर कि आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा बराबर से, आपको स्ट्रीट लाइट्स मिलेंगे, आपको ट्रैफिक लाइट्स मिलेंगे, आपको स्कूल्स कॉलेजेस मिलेंगे, वेस्ट वाटर को ड्रेनेज करने का सिस्टम अलग से बनाया हुआ रहेगा। एयर पोल्यूशन अगर कोई करता रहेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एयर पोल्यूशन कंट्रोल का सिस्टम्स रहेगा, उसका हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेगा। अफॉरेस्टेशन होने नहीं देंगे हम लोग। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो दिस इज अ सिस्टम विच हेल्प्स मी टू स्टे दैट स्टैटिक है। इस कंट्री में रहना मुझे कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, दिस इज अ गुड कंट्री, आई कैन वर्क हियर, आई कैन अचीव माई ड्रीम्स हियर। मेरा ड्रीम्स काफ़ी सिंपल रहेगा, मुझे मेरे फैमिली को खुश करना है, मुझे ज़िंदगी में इधर उधर घूमने को जाना है, और दिन में 6 घंटा 8 घंटा काम करना है, बस बाद में आराम करना है।
और जब रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं कंसिडर करना है। मेरे पास एक तो ज़रूरत पड़ी तो बड़े हॉस्पिटल में जाने जितना पैसा रहना चाहिए, और अगर बड़े हॉस्पिटल में जाने जितना पैसा नहीं रहेगा तो इन दैट केस गवर्नमेंट का हॉस्पिटल रेडी रहना चाहिए। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं जिस घर में रहूँगा बूढ़ा होने के बाद, वहाँ पे सपोज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता रहेगा, किधर फॉरेन में गया रहेगा, तो भी मुझे उसका चिंता नहीं करना पड़ेगा, अरे रात को अगर चोर आया तो क्या होगा, मुझे मालूम रहना चाहिए कि सिस्टम है कि नहीं करें। दिस इज द सिविलाइज सोसाइटी आई एम लिविंग इन, एंड फॉर दैट पर्पज आई एम रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? फार्मर्स के पास से मेरे पास अनाज आता है, तो फार्मर्स को मिनिमम सेलिंग प्राइस, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कुछ तो मिलना चाहिए, एमएसपी वगैरह मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। गवर्नमेंट उसके लिए खुद दिमाग चलाने वाला है। दिस इज द सिविलाइज सोसाइटी वी आर लिविंग इन, और इसके लिए मुझे टैक्स भरना है। पुराने जमाने में हम लोग टैक्स भरते थे, मुगल सल्तनत रहेगी, नहीं तो कुछ चोला राजा रहेंगे, पंड्या राजा रहेंगे, कुछ और अलग अलग लोग रहेंगे, बट देयर इज नो गारंटी कि उन राजाओं को दिया हुआ टैक्स सचमुच में फिर से बार पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक एजुकेशन प्लेसेस एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड प्रॉपर वाटर सप्लाई सिस्टम इसके लिए रहेगा, इसका गारंटी नहीं है। देयर वॉज अ चांस कि वो अपना खुद का मयूर सिंहासन बना के लेगा, अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनाएगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द किंग विल यूज दैट पर्टिकुलर मनी फॉर। दैट किंग मे बी फ्रॉम एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बट देयर इज नो गारंटी बिकॉज द आइडिया ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी वॉज टोटली डिफरेंट। King was basically working more like a protector as compared to a person who is going to guarantee social welfare. तो वो जमाने का सिस्टम पूरा अलग था, तो वहां पे टैक्स वाज बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग गारंटी ऑफ प्रोटेक्शन, whereas now tax is basically for the purpose of getting a civilized society where there is social welfare. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो हमको पता है अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे पास इनकम टैक्स लेंगे तो वो खुद का सिंहासन बनाने के लिए नहीं लेंगे। He'll use it for the purpose of the country. And what is the guarantee that he will use it for that purpose? हमारा सिस्टम उस तरह से बनाया हुआ है। There is a parliament, there is central government, there is state government, there is a parliament. In the parliament there are ruling party members, there are opposition party members. कानून बनाने पड़ते हैं। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो we are now having a totally different system in which we are ensuring that one man's wishes and fancies and whims are not going to be controlling the lives of everybody else. इसके लिए हम लोग अभी टैक्स भरते हैं। तो पुराने ज़माने में लोगों को टैक्स भरने से बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि टैक्स क्यों भर रहा है? राजा के मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भरना है। अब हम लोग टैक्स क्यों भरते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी अच्छे से चलनी चाहिए, इसलिए हम लोग टैक्स भरते हैं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? टैक्स कितने तरीके के रहते हैं? टैक्स दो तरीके के रहते हैं, एक का नाम है डायरेक्ट टैक्स और दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? जो टैक्स आप खुद गवर्नमेंट को भरते हो। आई रिपीट, जो टैक्स आप खुद गवर्नमेंट को भरते हो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जो टैक्स आपके पॉकेट से जा रहा है लेकिन आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, बीच में मिडिलमैन है, तो गवर्नमेंट को जो दे रहा है वो खुद के पॉकेट से नहीं दे रहा है, और जिसके पॉकेट से जा रहा है वो गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, वो किसी और को दे रहा है। इन दैट केस उसको बोलना पड़ेगा मुझे इनडायरेक्ट टैक्स। जिसके पॉकेट से जाता है वही गवर्नमेंट के साथ डील करता है। मतलब गवर्नमेंट को पता रहता है कि ये अगर पैसा आनंद सर ने दिया तो आनंद सर ने खुद के पॉकेट से दिया है, तो समझना पड़ेगा वो क्या बन गया? डायरेक्ट टैक्स। और अगर सपोज गवर्नमेंट को मालूम है कि आनंद सर ने दिया तो सही लेकिन किसी और के पास से वसूल करके दिया हुआ है, इन दैट केस ये आनंद सर ने खुद का पैसा नहीं भरा हुआ है, किसी और का पैसा कलेक्ट करके भरा हुआ है, इसको क्या बोलना पड़ेगा? इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल जो सब्जेक्ट में सिखाना चालू कर रहा हूं वही इनकम टैक्स। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गिफ्ट टैक्स, कि अगर आप गिफ्ट दोगे तो आपको उसका टैक्स भरना पड़ेगा, गिफ्ट लेने वाले को टैक्स भरना पड़ता था। अभी भी वो गिफ्ट टैक्स है, बट इट इज नाउ मर्ज इनटू इनकम टैक्स। जब मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सिखाऊंगा तो उसके अंदर गिफ्ट टैक्स आपको दिख जाएगा। अब उसका नाम गिफ्ट टैक्स ऐसा रखा नहीं, वो ऑटोमेटिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, इनकम टैक्स ही बोल जाते हैं। वेल्थ टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, कि तुम्हारे पास जो वेल्थ है, फिर वेल्थ का डेफिनेशन सीखना पड़ता है कि सर मेरे पास ना कुछ पेन, बहुत सारा पेन का कलेक्शन है, साड़ियों का कलेक्शन है, जूतों का कलेक्शन है, बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन है, तो मेरी वेल्थ है क्या? सर रियल नॉलेज इज माय वेल्थ, तो सर उसको टैक्स भरना नहीं, वैसा नहीं रहेगा। वो वेल्थ का डेफिनेशन है, कौन से चीज़ों को वेल्थ बोलेंगे, ज़मीन को वेल्थ बोलेंगे क्या, घर को वेल्थ बोलेंगे क्या, और आपके पास गाड़ी रहेगी 2 व्हीलर 4 व्हीलर उसको वेल्थ बोलेंगे क्या, आपके पास यॉट रहेगी, अब विजय माल्या हो, किंगफिशर का यॉट है आपके पास, तो उसको, आपके पास एरोप्लेन है, आपके पास हेलीकॉप्टर है, उसको वेल्थ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ऐसा सब अलग अलग चीज़ें रहता है। वेल्थ टैक्स इज अगेन ना डायरेक्ट टैक्स, जिसके पास वेल्थ है उसको टैक्स भरना पड़ता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट अपने सिलेबस में वेल्थ टैक्स नहीं, अपने सिलेबस में कौन है? सिर्फ इनकम टैक्स है।
जिसका इनकम है उसको टैक्स भरना पड़ेगा, दैट इज इनकम टैक्स। ऑन द अदर हैंड, जो वैभव सर ने चालू करके हो गया है लेक्चर्स, जिसका नाम था जीएसटी, जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब जरा ठीक से सुनिएगा, थोड़ा सा अटपटा पॉइंट है कि जब मैं कहता हूं जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, लोगों को क्या लगता है कि जीएसटी दूसरे के पॉकेट से लेने का और गवर्नमेंट टैक्स भरने का। फिर हम लोग ना आधा अधूरा सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं अच्छा इसका मतलब अगर मैं दूसरे के पॉकेट से नहीं लिया तो मैं भरूंगा ही नहीं, क्योंकि अपने को गवर्नमेंट ने क्या बोला, दूसरे के पॉकेट से ले लो और बाद में भरो। तो लेने को भूल गया तो भरने को भी भूल जाऊंगा, बच जाऊंगा मैं, गवर्नमेंट बोलेगा नहीं रह जा। ऐसा नहीं है, लॉजिक क्या है कि आपको भरना पड़ेगा, लेकिन आपको हमने परमिशन दी है कि आप दूसरे के पॉकेट से ले सकते हो। आप दूसरे के पॉकेट से लेने को भूल गए तो भी हम आपसे लेने को भूलने वाले नहीं है। तो अगर मैं तुम लोगों के पास से जीएसटी नहीं लूंगा तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलेगा आनंद सर आप कितने दिलदार आदमी हो, बच्चों का कितना ख्याल रखते हो, आपने जीएसटी नहीं लिया, अच्छी बात है, हम भी नहीं लेंगे। गवर्नमेंट बोलेगा सर आपको दिलदारी दिखाने का, दिलदारी दिखाओ, आपका प्रॉब्लम, आप जाने आपके बच्चे जाने, मुझे मेरा टैक्स चाहिए। मैं बोलूंगा मैं किधर से भरूं, खुद के पॉकेट से भरूं, मैं बोलूंगा डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, दैट इज योर प्रॉब्लम, वी हैड गिवन यू द परमिशन टू कलेक्ट इट फ्रॉम योर स्टूडेंट्स, यू डिड नॉट कलेक्ट इट, दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट आवर प्रॉब्लम। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? हाँ सर, तो इसका मतलब ऐसा हो गया तो जीएसटी बन जाएगा डायरेक्ट टैक्स, नहीं, उसको इनडायरेक्ट टैक्स ही बोलना है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब अभी दूसरा मतलब ये भी समझ जाओ कि जीएसटी में बाय डिफॉल्ट द चार्ज इज ऑन द डीलर, द सेलर, द सर्विस प्रोवाइडर। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर तुमको सिखाएंगे वो सब अलग अलग डेफिनेशंस कि किसके ऊपर चार्ज रहता है, किसके ऊपर चार्ज नहीं रहता है करके, सो दैट सर विल टेल यू। एंड द डीलर इज गिवन द अपॉर्चुनिटी, अथॉरिटी, एबिलिटी टू ट्रांसफर द बर्डन टू हिज कस्टमर्स। एंड इनकम टैक्स में द चार्ज इज ऑन मी, अगेन सेम, but I don't have the authority, I don't have the capacity, I don't have the ability to transfer my burden of income tax to you। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मुझे खुद को ही इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब मैं जीएसटी भरूंगा तुम्हारे फीस के ऊपर का, तो तुम्हारे पास से कलेक्ट करूंगा, और मैं इनकम टैक्स भरूंगा, बाद में तुमको बोलूँगा अरे यार वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं तुमको ना फीस बोला था, उसके अंदर मैं तुमको क्लास का नोट्स और क्लास का प्रोफेसर का चार्जेस और रेंट का चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब चीज़ें बता दिया तुम लोगों को, और मेरा प्रॉफिट वो बता दिया, और जीएसटी भी बता दिया तुम लोगों को, लेकिन मैं तुमको ना इनकम टैक्स बताने को भूल गया। अभी अपना बैच खत्म हो गया है और मेरे इनकम टैक्स का असेसमेंट आ गया है, मेरे इतना इतना इनकम टैक्स है, तो तुम सब लोग डिवाइडेड बाय मेरे इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, चलो मुझे पैसे दे दो। गवर्नमेंट बोलेगा सर ऐसा नहीं करने का, आपका इनकम टैक्स आपके पॉकेट से जाता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इनकम टैक्स क्या बन गया? डायरेक्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स क्या बन गया? डायरेक्ट टैक्स। स्टैम्प ड्यूटी क्या बन गया? डायरेक्ट टैक्स। रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या बन जाते हैं? डायरेक्ट टैक्स। अगर आपके पिताजी ने रिसेंटली घर वर परचेस किया रहेगा, आपको पता रहेगा घर परचेस करने के टाइम स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरना पड़ता है, जिसने भरना है उसके खुद के पॉकेट से जाता है, डायरेक्ट टैक्स हो गया। बट स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आर गोइंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? एंड इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स इज गोइंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? जीएसटी, उसके अंदर अभी सर ने आपको सिखाया है कि जितने स्टेट्स है उनका सबका एक एक अलग अलग जीएसटी है, और उसके अलावा सीजीएसटी है, उसके अलावा यूटीजीएसटी है, उसके अलावा आईजीएसटी है। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स है इंडिया में। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? उसमें से वो आईजीएसटी जो है और यूटीजीएसटी जो है और सीजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और जो एसजीएसटी है वो किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अपने को याद रखने का इनकम टैक्स इज बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? द बर्डन कैनॉट बी ट्रांसफर्ड बाय द टैक्स पेयर टू समबडी एल्स। So tax on undisclosed foreign income and assets is also considered as part of direct taxes. Indirect taxes में जीएसटी है, कस्टम्स ड्यूटी है, वगैरह वगैरह। टैक्सेस क्यों लेवी किए जाते हैं मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। पुराने ज़माने में टैक्सेस लेवी करने का कारण क्या था? राजा को आपको प्रोटेक्शन देने का जिम्मेदारी रहता था और उसको ऐशो आराम से रहने का रहता था, इसके लिए टैक्स लगाते थे। अभी टैक्सेस आर नॉट लेविड फॉर द पर्पज ऑफ ऐशो आराम ऑफ द रूलर्स। टैक्सेस आर एटलीस्ट इन प्रिंसिपल दे आर लेविड फॉर द पर्पज ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज वी आर इन अ मॉडर्न रिपब्लिक सोसाइटी। अभी हमारा किंगडम नहीं है, हमारा रिपब्लिक है। हम क्या बोलते हैं? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है। हमारा सोसाइटी, हमारा देश है, और हमने इन लोगों को इलेक्ट करके दिया हुआ है कि बाबा तुम लोगों को सिर्फ हमने जिस तरह से सोसाइटी में कमिटी मेंबर्स रहते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ पे कमिटी मेंबर्स रहते हैं। उसका कारण क्या है? वो झाड़ू वाला आया और पानी वाला का प्रॉब्लम है, वाटर पंप का प्रॉब्लम है, कॉमन लाइटिंग का प्रॉब्लम है, वो सब देखने के लिए अभी सबके घर पे थोड़ी जाने का बार बार। तो वो मैनेजिंग कमिटी है, तुमको 5 साल के लिए काम करने को दिया है, तुम काम करो, बाद में रीइलेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट सोसाइटी का जो अलग अलग डिसीजन लेने का, उसके लिए नंबर 1 कौन है? एजीएम, जनरल बॉडी, और दूसरा कौन है? कमिटी।
वैसे हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, बट इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज इट इज नाउ गोइंग टू कवर मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। सोसाइटी में ज़्यादा चीज़ों को कवर नहीं करते, इसलिए वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत कम रहते हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा रूल्स रहने वाले हैं। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? सो बेसिकली बाय डिफॉल्ट इट इज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस, रोड्स, रेलवेज, ये सब चीज़ें जो बनाना है उसके लिए प्राइवेट एंटरप्राइजेस मे नॉट बी हैविंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल, and many a times you will find that private enterprises may be running it only in those pockets of the country where it is going to be more and more profitable. So 1962 ऐसा सब लोग बोलते हैं, इंदिरा गांधी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, आपने शायद इकोनॉमिक्स में सीखा रहेगा, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया हुआ था, तो बहुत गलत बात की थी। मैं बोलूँगा नहीं ऐसा नहीं है बाबा, तभी सोच के देखो कौन से बैंक्स थे और वो कहाँ पे काम करते थे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स होने की वजह से different banks were forced, especially the nationalized banks, were forced to open their branches in rural areas, so that rural areas people were in a position to ultimately come to the banking network. अगर तुम पूछोगे कि यार बस सर्विसेज कहाँ पे जाती है, लालपरी अपनी एसटी, तो लिटरली अलग अलग गांव तक पहुँचती है, कोने कोने में पहुँचती है, जहाँ पे कितने तो बार पूरा बस जा रही है, उसके अंदर क्या 52 बैठे हुए ट्रैवलर्स और 12 लोग खड़े रह सकते हैं, वगैरह करके अलग अलग बोला रहता है, और कितना तो बार उसमें सिर्फ 4-5 लोग ही ट्रैवल करते रहते हैं, फिर भी वो वहाँ पे जाती है। लॉस मेकिंग है। उस गांव में इतने ज़्यादा लोग ही नहीं कि वो लोग रोज ट्रैवल करने को जाएंगे, फिर भी वहाँ पे वो चलाते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल रहना ही चाहिए अपने गाँव के सब लोगों के लिए, अपने देश के सब लोगों के लिए। अगर तुम्हें प्राइवेट लोगों को बोले कि यार 4 लोगों के लिए इतना बस चलेगा तो पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, क्लीनर का खर्चा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टायर का खर्चा नहीं परवड़ता है, नहीं चलाएंगे। दे विल रन ओनली मुंबई पुणे, हाँ चलेगा, एकदम ट्रैफिक वाला रूट है, मस्त है, कभी भी अपना बस खाली चलता नहीं है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? अगर एयर इंडिया नहीं रहता था तो देन दी, और नेशनलाइज नहीं हुआ रहता था, इन दैट केस द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर फेयर और एयर ट्रैवल फॉर एवरीबडी वुड नॉट हैव बीन दैट इजी। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? बाद में वो डूब गया, उसका कारण अलग है, वो सब अलग चीज़ है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेनी अ टाइम्स गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक इन टू द हैंड्स मेनी सच एक्टिविटीज विच आर अदरवाइज नॉट प्रॉफिटेबल, and merely because they are not profitable, private enterprises are not interested in doing them. But if private enterprises are also not doing them and government is also not doing them, then social welfare will go down. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? सब बच्चों को स्कूल, अभी तुम लोग फीस भर रहे हो, काफ़ी बड़ा फीस भर रहे हो, सबको नहीं परवड़ता है रे। कितना तो लोगों को स्कूल का फीस भी नहीं परवड़ता है। गवर्नमेंट क्या बोलता है, नहीं बच्चों को आप स्कूल में भेजो, आपके बच्चों को फीस एकदम कम रखेंगे, म्यूनसिपलिटी स्कूल में भेजो। नहीं सर, बच्चे को स्कूल में भेजेगा तो फिर उसको टिफिन विफिन देने को नहीं जमता है हमको, और बच्चा अगर उसके अगर मेरे साथ आएगा खेत में काम करने के लिए, नहीं तो किसी और जगह पे काम करने के लिए, तो थोड़ा पैसा भी आ जाएगा घर में। अब उसको स्कूल के लिए पैसा भरना पड़ेगा, ऊपर से मेरा पैसा खुद का कमाना कम हो जाएगा। बोलते तू टेंशन मत ले, हम उसको खाना स्कूल में खिलाएंगे। समझे? में मध्याह्न भोजन योजना अगर पता रहेगा तो क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? तो तुमको खर्चा ही नहीं करना है, ना एजुकेशन पे खर्चा करना है, ना खाने पे खर्चा करना है। तू तेरा काम कर बराबर से बाबा, तू पैसा कमा, हम तेरे बच्चे का पढ़ाई कर। पर पैसा कहाँ से आएगा ये सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट के पास? टैक्सेस। सर इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? देखो भाई, इसका इनडायरेक्ट फ़ायदा होता है। अगर सपोज अपने देश में पढ़े हुए लोगों की अगर संख्या बढ़ती है, जिनका हेल्थ अच्छा है, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है, तो फिर मेरे बच्चों को आगे चल के जब वो खुद का ऑफिस चालू करेंगे तो उनके लिए जो एम्प्लॉयज़ लगेंगे, हट्टे कट्टे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। तो ये सोसाइटी अल्टीमेटली असेंडिंग लेवल पे रहेगा, डिसेंडिंग लेवल पे नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें होने के लिए गवर्नमेंट को पैसा लगेगा, अल्टीमेटली सब चीज़ों को पैसा लगता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? इसके लिए हमको सबको टैक्स भरने का है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्ट टैक्स में आपने कभी भी क्विड प्रो को कंसिडर नहीं करने का। मैंने इतना टैक्स भरा है, मेरे घर के सामने का कचरे का डब्बा हफ्ते में एक बार ही लेके जाता है। मैंने इतना टैक्स भरा है, मेरे घर के सामने के रास्ते पे बहुत सारा खड्डा पड़ा हुआ है। मैंने इतना टैक्स भरा हुआ है और मेरे घर के सामने रात का जो स्ट्रीट लाइट है वो बंद रहता है, मैं नहीं भरूंगा टैक्स। ऐसा नहीं सोचने का। देयर इज नो क्विड प्रो को इन टैक्स। गवर्नमेंट बोलेगा कि बाबा तूने टैक्स भरा है, और कितने तो लोग ऐसे रहेंगे जो टैक्स नहीं भरते। एग्जाम्पल ऑल ऑफ यू, आपने कितनी इनकम टैक्स भरा है? आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है, लेकिन फिर भी आपका भी रक्षण करने के लिए बॉर्डर पे आर्मी नेवी एयरफोर्स खड़ा है। तो ये कैसे हुआ? फिर आपको ऐसा बोलेंगे कि यार पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो पहले इनको पहले खड़ा कर दो, इनको गोली खाने दो करके। दैट्स नॉट द केस। सो देयर इज नो क्विड प्रो को कि मैं इतना भरता तो मुझे क्या मिलेगा और मैं कुछ नहीं भरता तो मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबको स्ट्रीट लाइट्स मिलने वाले हैं, सबको ट्रैफिक लाइट मिलने वाले हैं, सबको पुलिस प्रोटेक्शन मिलने वाला है, सबको गार्डन्स और अलग अलग चीज़ें और उसके हिसाब से प्लान्ड सिटीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट देयर इज नो क्विड प्रो को। मैं इतना टैक्स भरूंगा मतलब मुझे इतना मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अंबानी को भी वही रास्ता मिलेगा जो मुझे मिलेगा और वो तुमको मिलेगा।
क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि सर फिर ये टैक्स कौन लेवी करता है? तो टैक्स लेवी करने का ताकत किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने देके रखा हुआ है। याद रखो, किसी भी कानून के अंदर क्या रहता है? सेक्शन रहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शन नहीं रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स रहते हैं। आई रिपीट, किसी भी कानून में सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, ऐसा सब चीजें रहता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शन सबसेक्शन नहीं है, वहां पे क्या है? आर्टिकल्स रहते हैं। आर्टिकल नंबर 265 क्या बोलते हैं? आर्टिकल नंबर 265 इट लेज डाउन दैट नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल के रखा हुआ है कि भैया जब तक आप कानून पास नहीं करोगे तब तक आप टैक्स वसूल नहीं कर पाओगे। आई रिपीट, मतलब नाउ देयर आर टू डिफरेंट एंटिटीज। वन एंटिटी इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज एन इम्पर्सनल थिंग, इट्स अ बुक। समझ में कैसे बोल रहा हूं? और उसमें हमने लिख के रखा है दैट बुक इज गिवन बाय अस टू आवरसेल्व्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर डिक्लेयरिंग आवरसेल्व्स टू बी पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा करके हम बोलते हैं। और हमने अपने आप को ये पावर दिया हुआ है, और हमने क्या बोला है कि अब गवर्नमेंट को टैक्स तब लगाने को मिलेगा जब गवर्नमेंट उसके लिए कानून पास करेगी। देखो कितना ब्यूटीफुल पॉइंट है, गवर्नमेंट उसके लिए कानून पास करेगी। कानून कौन पास करता है? तो गवर्नमेंट का हमने 3 अंग कंसिडर किया हुआ है। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ आवर न्यू सिस्टम। हम पूना में है, पूना में शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ा काम किया था, बट शिवाजी महाराज वॉज नॉट वर्किंग इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, शिवाजी महाराज वॉज वर्किंग इन एन ऑटोक्रेटिक सिस्टम। वहां पे कानून बनाने का काम भी शिवाजी महाराज खुद करते थे, कानून को इंप्लीमेंट करने का काम भी शिवाजी महाराज खुद करते थे, और बाद में अगर कुछ झगड़ा हो गया तो सुलझाने के लिए कोर्ट का काम भी शिवाजी महाराज खुद करते थे। तीनों काम उनको खुद को ही करना पड़ता था। नंबर 1 पासिंग द लॉ, नंबर 2 इंप्लीमेंटिंग द लॉ, एंड नंबर 3 रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स इन लॉ, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये तीनों काम उनको खुद को करना पड़ता था। हमने बोला नहीं, वो अच्छा है, शिवाजी महाराज बहुत अच्छे थे, अच्छी बात है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट देन देयर इज नो गारंटी दैट एनी पर्सन हु इज गोइंग टू बिकम अ किंग इज गोइंग टू बी एज नोबल हार्टेड एज दैट ऑफ शिवाजी महाराज। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? वो स्पाइडरमैन का बहुत फेमस सेंटेंस है, विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। There is no guarantee that people will be always understanding the responsibility which comes to them or which are assigned to them because of the power which is bestowed upon them. There is a greater chance that the next sentence will be more applicable, that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो यार ये राजा के हाथ में तीनों ताकत दे दिया तो वो गड़बड़ कर देगा। हमने बोला फिर ये 3 काम करने के लिए 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाने का, एक का नाम है पार्लियामेंट, संसद, जिसका काम है कानून बनाना, दूसरे का काम रखेंगे इंप्लीमेंटेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, और तीसरे का काम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब कोर्ट्स। कोर्ट्स में अंदर आने का कैसे है? तुमको जज बनने का है तो क्या करना पड़ेगा? इसका सिस्टम पूरा अलग है। द जजेस आर नॉट इलेक्टेड, द जजेस आर अपॉइंटेड। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, the people who are working there, they are not elected, again they are appointed. जज बनना है तो एग्जाम्स देनी पड़ेंगी, पढ़ाई करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नहीं सर, जनता को अच्छा लगता है कि मैं अच्छा विचार करता हूँ, मेरा मतलब हमारे घर का वो रूल है प्राण जाए पर वचन न जाए, फिर मेरे दादाजी है, फिर परदादाजी है, फिर परदादाजी वो पेशवा के ज़माने में कुछ तो न्यायाधीश रहते, तो मैं उनका बेटा हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं भी न्यायाधीश बन जाऊँगा। सॉरी बाबा, ऐसा नहीं है। अभी के अपने जो जस्टिस चंद्रचूड़ है, उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये भी थे, बट ही इज नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिकॉज ही इज अ सन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही इज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस। समझ में कैसे बोल रहा हूं? तो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, या फिर कोर्ट का जज बनना है, तो आप ये नहीं बोल सकते मेरे पिताजी ये काम करते थे इसलिए मैं ये काम करूंगा। सॉरी, आपको वहाँ पे एग्जाम देने पड़ेंगे। यूपीएससी एमपीएससी पूरा तो बड़ा सेंटर है यूपीएससी एमपीएससी का, अंदर जाओगे तो दिखेगा वहाँ पे तो सब वही क्लासेस चलते रहते हैं और वही रीडिंग रूम चलते रहते हैं सब जगह पे। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और कितना तो बार लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अलग अलग अटेम्प्ट लगाते बैठे हैं, क्योंकि क्लियर होना डिफिकल्ट बात है, पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम रखना पड़ता है, तब जाके वो क्लियर होता है, वरना नहीं होता है। और पहला पॉइंट कौन सा है? कानून बनाना। कानून बनाने के लिए कौन चाहिए अपने को? लेकिन पार्लियामेंट चाहिए। पार्लियामेंट में नोबडी इज अपॉइंटेड, पार्लियामेंट में पीपल आर इलेक्टेड। They are the elected representatives of the people. They may be educated, they may not be educated. They might have appeared for exams, they might not appear for exams. They might have cleared the exams, they might have failed in exams. But they are having a connect with their constituency.
they are in a position to understand what their people want, and they are having the capacity, they are having the oratory skills to present the views and the problems which are faced by their constituency. They are having the creative mind to find out the solutions to resolve the problems of their constituency. Now there is a chance that a particular problem which my constituency faces, I am coming up with a particular resolution or the answer for the same, but at the same time this answer is going to cause difficulty for some other region, then उनका जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो भी झगड़ा करेगा. तो फिर हमको इसमें रिजोल्यूशन कैसे निकालने का कि जिसकी वजह से जो महाराष्ट्र में चल रहा है वो मणिपुर में या फिर आसाम में या फिर तमिलनाडु में या फिर तेलंगाना में, उधर के सबके कंस्टिट्यूएंसी के जो अलग अलग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके भी जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है उसको समझते उसको इंप्लीमेंट करने को आना चाहिए. तो यू विल हैव टू हैव नेसेसरी नंबर 1 एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ योर कंस्टिट्यूएंसी. नंबर 2 ओरेटरी स्किल्स टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू अदर पीपल. नंबर 3 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्किल्स इन योर माइंड कि ये प्रॉब्लम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये करेंगे तो और क्या प्रॉब्लम होगा, वो करेंगे तो और क्या प्रॉब्लम होगा. सिस्टम क्रिएशन तुम्हारा ताकत रहना चाहिए. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. और सामने वाला कुछ पॉइंट बोल रहा है तो वो पॉइंट समझ के उसका अपने कंस्टिट्यूशन में प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा वो भी समझना चाहिए तुम्हारे पास, फिर तुम बात कर सकते हो. देन यू आर अ गुड पार्लियामेंटेरियन. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. तो कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी. अब ठीक से सुनिएगा, मैंने ऐसा नहीं बोला कानून कौन बनाएगा रूलिंग पार्टी बनाएगी, मैंने बोला कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी. पार्लियामेंट में दोनों पार्टीज है, रूलिंग पार्टी भी है और अपोजिशन पार्टी भी है. इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल के रखा हुआ है कि आपको टैक्स वसूल करने की ताकत तब आएगी जब पार्लियामेंट कानून पास करेगी, क्योंकि इट इज ओनली अकॉर्डिंग क्या बोला है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. हु कैन क्रिएट लॉ और हु कैन पास द लॉ, पार्लियामेंट. एंड व्हाट इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ नंबर 1 रूलिंग पार्टी, नंबर 2 अपोजिशन पार्टी. मतलब जो लोग आज मेजॉरिटी में नहीं है या फिर मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में से जिसको जिता के दिया हुआ है उसका पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं है, उसका पार्टी का मेजॉरिटी कम है, फिर भी उसका भी ओपिनियन कंसिडर करना ही पड़ेगा. मतलब लॉ कैनॉट बी वन साइडेड. समझ में कैसे बोल रहा हूं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन कि कानून कौन बनाएगा, मोदी साहब बनाएंगे, नहीं, पार्लियामेंट बनाएगी. समझ में कैसे बोल रहा हूं. तो उनको अपोजिशन पार्टी का भी जो भी कुछ ओपिनियन है समझ के लेना पड़ेगा. उन्होंने अगर पॉइंट सीरियस करेंगे उसको एड्रेस करना पड़ेगा. समझ में कैसे बोल रहा हूं. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसका पूरा ख्याल रखा हुआ है कि गवर्नमेंट ruling party cannot use its power to levy any tax on the entire country. The law will have to be passed first. टैक्स वसूल करने के पहले क्या करना पड़ेगा, कानून पास करना पड़ेगा. और कानून पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका खुद का एक जो मिनिस्टर लोग हैं बैठ के डिसाइड करेंगे, नहीं चलेगा, पार्लियामेंट में आना पड़ेगा. पार्लियामेंट में पहले क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा. मेरे ख्याल से आपने शायद एसपी नहीं तो किधर ओसी में सुना रहेगा कि किसी भी कंपनी के जनरल मीटिंग में क्या होता है, पहले आता है मोशन और अगर वो पास हो गया तो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन. वैसे ही पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं, पहले आएगा वो क्या रहेगा, बिल, और जब वो पास हो जाता है बन जाएगा वो एक्ट. जब तक एक्ट नहीं बनेगा तब तक लॉ नहीं बनेगा. और देखो यहां पे भी शब्द कौन सा यूज किया है, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. उन्होंने एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ एक्ट नहीं बोला है, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ बोल के रखा हुआ है. शब्दों का बहुत महत्व है. लॉ डज नॉट मीन ओनली द एक्ट. लॉ के अंदर एक्ट भी आता है और रूल्स भी आते हैं. नाउ कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्ट एंड रूल्स, क्या डिफरेंस है. मेरे ख्याल से शायद सर ने बोला था, किसको पता है क्या रीजन है करके. देखो एक्ट को पास करने के लिए कौन लगता है, पार्लियामेंट लगता है. मतलब रूलिंग पार्टी भी लगती है और अपोजिशन पार्टी भी लगती है. तो एक्ट में जो लिखा है अगर उसको बदलना है तो उसके लिए भी क्या लगेगा, फिर से वह रूलिंग पार्टी भी लगेगी और अपोजिशन पार्टी भी लगेगी. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. अभी सोच के देखो, आपने किसी सोसाइटी में घर ले लिया है, नया घर ले लिया है, बड़ा बिल्डिंग के बड़ा वाला आपने घर ले लिया. आपको समझा कि अरे यार उन्होंने जिस तरह से बांधा है ना, आपको एक वॉल को थोड़ा चेंज करने का, उसके अंदर का आपने सोसाइटी को लेटर लिखा कि मुझे उसके अंदर का वॉल चेंज करने का है, एक मेरा किचन थोड़ा बड़ा करने का है और एक बेडरूम थोड़ा छोटा करने का है हमको. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ. नहीं तो एक वो किचन थोड़ा चेंज करने का है क्योंकि हमको वहाँ पे भगवान का घर थोड़ा रखने का वगैरह करके, तो बड़ी वॉल चेंज है. तो कमिटी क्या बोलेगी, अच्छा ठीक है आपको जो करना है करो, ऐसा करके बोलेगी
कमेटी बोलेगी पिलर्स एंड बीम्स को धक्का नहीं मारने का, जो सिर्फ इंटरनल वॉल्स है उसको हाथ लगाओगे तो चलेगा, बट पिलर्स एंड बीम्स को धक्का नहीं लगेगा, क्योंकि पिलर्स एंड बीम्स क्या है, वो सोसाइटी का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना है कि आप छोटा मोटा चेंज कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं सर मैं कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हमारा जो किचन का वॉल है ना उसको एक विंडो बना रहा हूँ, तो किचन के अंदर से ही मेरी मम्मी डायरेक्टली बाहर प्लेट दे सकेगी, उसको पूरा घूम के नहीं आना पड़ेगा, हम डाइनिंग टेबल साइड में रखने वाले, करो, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं। पिलर को हाथ मत लगाओ, बीम को हाथ मत लगाओ। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर मैं अपने घर को ना एक स्पेशल डोर लगाने वाला हूँ, स्पेशल सेफ्टी डोर, लगाओ। सर मैं गोदरेज का ताला लगाओ। सर नहीं मैं गोदरेज का नहीं, नवताल का ताला लगाओ। बाबा क्या करने का करूँ? समझ में कैसे बोल, बार बार पूछने को मत जाए करूँ कि नहीं करूँ करके। वैसे ही सिचुएशन अपने कंट्री के बारे में होने वाला है। अगर सपोज सब चीज़ें सिर्फ कानून में ही रहेगी और कानून में बाद में कुछ चेंजेस करने का जरूरत पड़ेगा तो फिर से बार पार्लियामेंट को बुलाना पड़ेगा। याद रखो पार्लियामेंट 365 दिन काम नहीं करता है। IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर 365 दिन काम करते हैं, IRS ऑफिसर 365 दिन काम करते हैं। कोर्ट्स को बीच बीच में छुट्टी रहती है ऐसा दिखता है, बट कोर्ट को भी साल भर काम करना है। जब उसको छुट्टी रहती है तभी उनको बहुत सारा अलग अलग केसेस का पढ़ाई करने का रहता है। लेकिन पार्लियामेंट जो है उसको 3 सेशन रहते हैं। जनरली पार्लियामेंट का सेशन कम से कम 15 दिन का रहता है, नहीं तो 45 दिन तक आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। समझ में कैसे बोल रहा हूं? तो 45 दिन मतलब अगर मैक्सिमम हो गया तो भी 90 + 45 मतलब कितना हो जाएगा? 135 डेज मैक्सिमम हो जाएगा। तो साल में 365 दिन, उसके अंदर पार्लियामेंट बैठेगी कितना? सिर्फ 135 दिन बैठेगी। बाकी के टाइम पार्लियामेंट के जो सदस्य लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP लोग हैं, वो क्या करते हैं? दे गो बैक टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी and understand the problems of their constituency so that it can be again presented in the parliament afterwards. प्लस उनको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का फंड दिया रहता है, उसको यूज करके कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कुछ खर्चा करने का रहेगा वो खर्चा भी कर सकते हैं, फटाफट से काम कर सकते हैं। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो पार्लियामेंट डजंट वर्क फॉर ऑल द डे, और गवर्नमेंट को भी अर्जेंटली कुछ काम करना है, लेकिन कानून बोलता है नहीं कर सकते हो, और भी अर्जेंटली करना जरूरी है, तो क्या करें? पार्लियामेंट को बोला, पार्लियामेंट कैसे आएगा फिर से यार? उसका तो टाइमिंग फिक्स रहता है, कभी आप बुलाने का कभी नहीं बुलाने का। This is a temporary thing. Government wants to have this capacity to change that particular thing. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? जब कानून बनाया था 1961 में, इनकम टैक्स एक्ट बनाया हुआ था, तब थोड़ी सोचा रहेगा कि 2024 में ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो क्या करने का करके। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? एग्जाम्पल कि इनकम टैक्स का रिटर्न कब भरने का? 31 जुलाई को भरने का, कानून में बोल दे 31 जुलाई को भरने का, खत्म। अब अगर गड़बड़ ऐसी होगी कि 31 जुलाई को सपोज बहुत बारिश हो गई, 3 दिन से बारिश चालू है, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई हुआ था मुंबई में, अगर मालूम रहेगा तो बहुत बारिश हो गई। और जहां पे सर्वर्स रखे हैं, बैंगलोर में बहुत सारा बारिश हो गई, इनकम टैक्स के सर्वर जहां पे रखे हैं वहां पे पानी हो गया, सिस्टम पूरा बंद। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? रिटर्न भरूँ तो कैसे भरूँ? अब कानून कैसे चेंज करने का? 31 जुलाई। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? चेंजेस कैसे कर सकते इसको? तो हमने बोला नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि जहाँ पे वी आर एक्सेप्टिंग दैट द थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, दीज थिंग्स कैन बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब इसके लिए रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी दोनों की जरूरत नहीं है। सिर्फ रूलिंग पार्टी को दिया तो भी चलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, दिस इज गोइंग टू ओनली कंसिडर वन ऑफ द डिफिकल्टीज विच आर टेम्पररी डिफिकल्टीज। तो कितना तो बार कानून के अंदर ही लिखा जाता है कि समथिंग इज टू बी डन एज मे बी प्रोवाइडेड। समझ में कैसे बोल रहा हूं? एज मे बी प्रोवाइडेड का मतलब क्या है? कानून अभी जो लॉ मेकर्स है, जब कानून बन रहा है 1961, तभी कानून बनाने वालों ने डिसाइड करके रखा ये चीज के बारे में अभी नहीं बता सकते हैं, फिर अभी बताएंगे तो भी वो इसके आगे 100 सालों तक वैसे चलता रहेगा, इसका गारंटी नहीं है। तो इसके अच्छा हम बोल के रखेंगे कि बाबा गवर्नमेंट को फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट चेंज कर सकता है। फिर गवर्नमेंट को हमको अथॉरिटी देना पड़ेगा। किसको अथॉरिटी दे रहे हैं हम लोग? रूलिंग पार्टी को अथॉरिटी दे रहे हैं। क्या अथॉरिटी दे रहे हैं? कानून में आप खुद ब खुद चेंज करो, ऐसा अथॉरिटी नहीं दे रहे। जैसा सोसाइटी बोलता है पिलर को और बीम को हाथ लगा नहीं लगाने का। समझ में कैसे बोल रहा है? वैसे बोले देखो भैया तुमको अथॉरिटी क्या दिया है, ये सिचुएशन के लिए आप रूल बना सकते हो। तो रूल कौन बनाता है? रूलिंग पार्टी। समझ में कैसे बोल रहा हूं? कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। देयर इज अ डिफरेंस। रूल्स आर फॉर द पर्पज ऑफ डे टू डे मैनेजमेंट, एनुअल मैनेजमेंट। Rules may also cover a situation which can be changed by the ruling party immediately without asking for the entire parliament to come in session. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो रूल्स का काम अलग है और एक्ट का काम अलग है। एक्ट और रूल्स दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? लॉ। तो कानून बनाना पड़ेगा, मतलब आपको एक्ट भी बनाना पड़ेगा और रूल्स में जितना अथॉरिटी दिया है उसके हिसाब से आपको टैक्स वसूल करना अलाउड है, वरना आपको टैक्स वसूल करना अलाउड नहीं है। मेरे मन को भाया, मैं नया टैक्स लगा के आया, जिसका दाढ़ी है उसने टैक्स भरने का,
ये सब नहीं चलेगा। था ऐसा लोग था बाबा लोग रशिया में, क्योंकि उन लोगों को जूस जो थे, जू रिलीजन के जो फॉलोअर्स थे, उनको अपने देश से बाहर निकालने का था। अब कैसे बाहर निकाले? तो जू लोगों का स्पेशलिटी क्या, जैसा अपना सिख लोगों का स्पेशलिटी है तो पगड़ी बांधेंगे, दाढ़ी रखेंगे, वैसे जू लोगों का स्पेशलिटी क्या, वो भी हमेशा दाढ़ी रखते हैं, लंबी वाली दाढ़ी, काटते नहीं है उसको। तो आपने कभी देखा रहेगा, तो ऑर्थोडॉक्स जूस जो रहते हैं उनका दाढ़ी थोड़ा अलग रहता है। तो उसने क्या बोला, रशिया के जार ने क्या बोला था, जितनी लंबी दाढ़ी रहेगी उतना तुमको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो जो लोगों की दाढ़ी बढ़ा रहता है तुमको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो अभी टैक्स से बचने का तो क्या करेगा, रशिया छोड़ के भाग जाएगा। ये सब नहीं चलेगा तुमको। अभी मेरे मन को भाई हमें टैक्स लगा क्या आया, इट विल हैव टू बी पास बाय द पार्लियामेंट। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? The Constitution of India gives the power to levy and collect taxes, whether direct or indirect, to the central and state government. The Parliament and the state legislatures are empowered to make the laws on the matters enumerated in 7th schedule by virtue of Article 246 of the Constitution of India. मतलब 265 ने बोल दिया कि जब तक कानून नहीं बनेगा तब टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल नंबर 265 ने बोल दिया कि कानून बनाए बगैर आप डायरेक्टली टैक्स वसूल नहीं कर सकते हो। और 7th शेड्यूल ने बोला, आर्टिकल 246 ने बोला कि कौन सी चीज़ों के ऊपर आप टैक्स लगा सकते हो। 7th शेड्यूल आर्टिकल नंबर 246 कंटेन्स 3 लिस्ट्स। एक को बोलते हैं लिस्ट 1, दूसरे को बोलते हैं लिस्ट 2, तीसरे को बोलते हैं लिस्ट 3, या फिर कोई बोलते हैं लिस्ट 1 मतलब यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 मतलब स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट 3 मतलब कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। और अगर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बना रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट का कानून बनेगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। और जहां पे दोनों ने कानून बनाया तो दोनों का कानून लग सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन दोनों के कानून में अगर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून कंसिडर करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके। तो यूनियन लिस्ट, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स कंटेंट इन यूनियन लिस्ट। तो पार्लियामेंट मतलब एमपी, एंड स्टेट लिस्ट मतलब लेजिस्लेचर मतलब एमएलएस, ओके, of any state has the exclusive power to make laws, and concurrent list मतलब both parliament are having this particular thing. Income tax is the most significant direct tax. It is entry number 82 of the union list. सर ये कुछ काम का है क्या? हाँ जी बहुत काम का है। किस काम का है? ऑब्जेक्टिव, MCQ, 30% पेपर इज ऑन MCQ। तो 50 में से 30% मतलब 15 मार्क। एंट्री नंबर 82, 7 शेड्यूल टू आर्टिकल नंबर 246। हो गया ना काम? समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, MCQ में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, छोड़ने का नहीं है। एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, इंस्टीट्यूट ने उसको बोल्ड लेटर्स में डाल के रखा हुआ है, और उसको फिर से बार वो बल्ब लगा के दिखाया हुआ है, नीला कलर का बल्ब, तो जरा याद रखने का, भूलने का नहीं है। लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल टू आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन द पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन टैक्सेस ऑन द इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। देखो भाई क्या बोल रहा है प्रॉब्लम के आर्टिकल नंबर 246 का 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट था। एक कौन सा था? यूनियन, दूसरा कौन सा था? स्टेट, तीसरा कौन सा था? कंकरेंट। हम बोल रहे किसकी बात करने का? लिस्ट 1 की बात करने का। लिस्ट 1 मतलब कौन सा लिस्ट? इसका मतलब इनकम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है क्या? नहीं लगा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कौन लगाएगा? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी इनकम टैक्स कौन लगाएगा? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? और वो भी इनकम टैक्स किसके ऊपर लगाएगा? ऑन द इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। ये किसने बोला? एंट्री नंबर 82 ने बोला। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोल के रखा हुआ है कि आप एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते हो। मतलब इनकम टैक्स एक्ट ने नहीं बोला है कि मैं इनकम टैक्स, सॉरी इनकम के ऊपर टैक्स लगाऊंगा छोड़ के एग्रीकल्चरल इनकम, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल के रखा है कि तुमको एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगाने का अधिकार ही नहीं है। तो अगर सपोज गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का है, तो गवर्नमेंट को पहले क्या चेंज करना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट नहीं चेंज करना पड़ेगा, पहले जाके कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, एंट्री नंबर 82 को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से सारी की सारी पावर्स आती है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? व्हाट्स द टाइम? टेल मी। 7:40 हो गया ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम देखेंगे इनकम टैक्स लॉ का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है करके कल। लेकिन सुबह का लेक्चर कौन सा रहेगा? 12 से 2 का लेक्चर कॉस्टिंग, क्योंकि वो टॉपिक मेरे पूरा करने का है। और शाम का लेक्चर 1 घंटे का अपना रहेगा, किसका रहेगा? इनकम टैक्स। और जैसे ही कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा वैसे सुबह भी लेक्चर रहेगा, शाम को भी लेक्चर रहेगा। ओके ठीक है, भागिए, संभाल के जाइए।